डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? वो मॉलिक्यूल का बैंक होता है, बैंक अकाउंट, समझ रहे हैं? जैसे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड डालते हैं ना बैंक में जाके, इस पार्टी उस पार्टी। तो क्या हालचाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर, फ्लैश कोर्स का अगला वीडियो दैट इज थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पे। सर ये जो टॉपिक है बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे पूरा परेशान हुए रहते हैं। इस टॉपिक में सीक्वेंस ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इस टॉपिक को आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे, आप बहुत अच्छे से सारा कुछ हो जाएगा। इस वीडियो में हम 20 मिनट के अंदर इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, जो आपको लास्ट डे रिवीजन में काम आएगा। अपना A4 साइज शीट निकालिए, जुप 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 लिखना शुरू करिए और उसको आप लास्ट डे रिवीजन में यूज करिएगा। इसका भी PDF अटैच कर दिया जाएगा, बट आई विल सजेस्ट अपना नोट्स यूज करो, काम वही आता है। आइए सर बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होता है। स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, किसके के बीच में? सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर आपको हम देख रहे हैं, आपको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सिस्टम, आप हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके लिए हम सिस्टम। अगर मान लो यहां से 1 मीटर दूर एक सेंटीमीटर क्यूब का पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे तो वो पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, तो सर सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंस, सराउंडिंग क्या हुआ? यूनिवर्स का पूरा पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। बाउंड्री को दो तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक है रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, एक है एडियाबैटिक और डायथर्मल बाउंड्री। रियल मतलब हर जगह बाउंड्री पे कुछ ना कुछ फिजिकल चीजें होंगी। इमेजिनरी मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्री खाली होगा, आप अज्यूम करोगे कि ये पूरा जगह। फॉर एग्जांपल अगर आप एक गर्म चाय की प्याली लेंगे फॉर एग्जांपल, तो सर ऊपर का जो पार्ट इसका बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। आप बोलते हैं कि पूरा ये पूरा क्या है? कप ऑफ टी है, बट ऊपर का जो चीज है वो क्या है? इमेजिनरी है। ठीक, एडियाबैटिक मतलब क्या है? यहां से हीट का ट्रांसफर जीरो है, और डायथर्मल मतलब क्या है? यहां से हीट का ट्रांसफर जीरो नहीं होगा। हीट तब तक ट्रांसफर होगा जब तक सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, और आप इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब तक सिस्टम और सराउंडिंग थर्मल इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। 3 तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी नहीं होगा बट मैटर का ट्रांसफर होगा। आइसोलेटेड में ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा। आपको ध्यान देना है, अगर आप ओपन सिस्टम बात कर रहे हैं तो इसका कुछ पार्ट इमेजिनरी बाउंड्री होगा, और जो वॉल है, जो बाउंड्री है, वो डायथर्मल होगा। तो यहां से मैटर का भी ट्रांसफर है, और यहां से क्या है? यहां से आपका हीट का भी ट्रांसफर है। अगर आप क्लोज सिस्टम का बात कर रहे हैं तो इसका बाउंड्री सारा का सारा रियल होगा, बट इसका जो बाउंड्री है आपका कैसा होगा? डायथर्मल होगा, जहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। अगर आप आइसोलेटेड का बात करेंगे तो यहां बाउंड्री भी रियल है और बाउंड्री आपका एडियाबैटिक भी है, जहां से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। चलिए सर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल क्या होता है? वैसा मेजरेबल क्वांटिटी जिसपे किसी भी सिस्टम का स्टेट डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली 3 होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी सिस्टम का स्टेट जिस मेजरेबल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं स्टेट वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए सर, अगर P1, V1, T1 स्टेट वेरिएबल में अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं 2P, 2V, 2T2, तो जो पाथ फॉलो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दैट पाथ इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर देयर, बट स्टेट वेरिएबल में चेंज जिस पाथ के थ्रू होता है उसका प्रोसेस बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स के अलावा भी बहुत सारे क्या है? बहुत सारे मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। फॉर एग्जांपल इसको आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सर वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करे, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। इन यहां इनसे इंडिपेंडेंट और इनसे इंटेंसिव, तो आप ऐसे आप याद करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्सटेंसिव में हो जाएगा मास, मोल, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी का बात करोगे, हीट का भी बात करोगे, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच। अब ये जो सारी चीजें हैं ये सारी एडिटिव क्वांटिटीज होती हैं। एडिटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर आप सिस्टम को ऐड करोगे क्वांटिटीज भी ऐड हो जाएगा। ये सारे नॉन एडिटिव क्वांटिटीज होती हैं, सिस्टम को आप सीधे सीधे ऐड करें क्वांटिटी ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, मोलरिटी, मोलिटी, नॉर्मलिटी, जितना भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है सब डाल सकते हैं। सीपी, सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
प्रेशर एंड वर्क डन अगर आप बात करेंगे, ये सारे कैसे हैं? ये सारे आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आ रही बात समझ में? इसमें अगर आप सिस्टम को ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टीज का वैल्यू ऐड नहीं होगा। आ रही बात समझ में? यहां पे आप ई नॉट सेल भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल लिख लीजिए, ई सेल लिख लीजिए, सब क्या है? ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। सीपी सीवी भी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सारे क्या है? ये सब आपके कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं सर। स्टेट फंक्शन क्या होता है? सर वैसा फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, ठीक है? वैसा मेजरेबल क्वांटिटी, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें जो चेंज हुआ इनिशियल फाइनल स्टेप पे डिपेंड कर रहा, इसमें पाथ में, तीनों पाथ में सेम ही आएगा वैल्यू, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा यू, ये सारा क्या है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कुछ होते हैं पाथ फंक्शन, वैसे फंक्शन जो पाथ पे भी डिपेंड करेगा और इनिशियल फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपके पास A to B है, आप जा रहे हैं, अगर आप 3 डिफरेंट पाथ से लेंगे तो इसमें वैल्यू 3 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। अगर आप बात करेंगे पाथ फंक्शन की, अगर यहां बात करेंगे तो इस हर केस में वैल्यू क्या आएगा? आपका सेम ही आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल है वर्क डन की बात करेंगे और क्यू का बात करेंगे, इसका एग्जांपल है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस में आते हैं। दो तरह का प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इसको बोलते हैं जहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड ऑफ सेम पाथ पे, मान लीजिए कि अगर आपका पाथ है तो जिस पाथ पे आप बैकवर्ड जा रहे हैं उसी पाथ पे आप फॉरवर्ड आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात कर रहे हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम पाथ पे नहीं है। अगर किसी एक पाथ से आप A to B जा रहे हैं तो B to जाने के लिए आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सर रिवर्सिबल रिएक्शन में हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे होता है। कभी कभी बीच में 1-2 पॉइंट्स भी आ सकते हैं, इसीलिए इसको आप बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दिस रिएक्शन दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है? अब देखिए अगर आप बात करेंगे P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP, एनर्जी प्रेशर में हम डिफरेंशियल चेंज थोड़ा चेंज करते रहते हैं। यहां पे आपको डेल्टा P चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल चेंज नहीं, एक डेल्टा होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंज होता है, ठीक? अगर आप ये देखेंगे सर, पता कैसे करेंगे? ग्राफ देख के। तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे ना, इसका ग्राफ आपका स्मूथ ग्राफ दिखेगा। अगर आप पीवी ग्राफ देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन का तो वहां पे आपको एक स्मूथ ग्राफ दिखेगा, ठीक है? और यहां पे अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में शार्प कॉर्नर मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, तो आप पहचान सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई दिक्कत आपको नहीं। अगर ग्राफ में स्मूथ है, कोई शार्प टर्न नहीं है, कोई एज नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, आप बोले क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ में अगर आप बात करेंगे क्या है? क्या है? ग्राफ में अगर कोई शार्प टर्न है, ब्रेक है, आप बोलिए सर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब जो अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ रखा है तो उन्होंने अगर पढ़ा होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो उसका कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करके आप ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है सर? आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखते हैं साइन कन्वेंशन। अगर आप वर्क डन क्या कर रहे हैं? अगर आप वर्क डन कर रहे हैं, यहां पे उल्टा लिख रखा है, इसको ठीक करते हैं सर। अगर आप वर्क डन कर रहे हैं, कौन सा? अगर आप वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं सर, तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो उसकी वैल्यू क्या लेंगे आप? उसकी वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव। और इफ हीट इज डोनेटेड बाय द सिस्टम, रिलीज बाय सिस्टम, उसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ये सिस्टम जनरली अपना मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, ये सारा बॉन्ड, ये सब अपना सिस्टम होता है और इसके चारों तरफ बाकी जो सराउंडिंग होती है। अगर आप हीट दे रहे हैं, पॉजिटिव हीट निकल रहा है, नेगेटिव। अगर आप वर्क डन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं चीजों को, नेगेटिव वर्क डन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क डन। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dB V1 to V2, आप इंटीग्रेट करेंगे विद माइनस साइन। अगर आपको ग्राफिकल फॉर्म में देखना है तो पीवी ग्राफ में जो एरिया अंडर कर्व होगा वो आपका वर्क डन का मैग्नीट्यूड होगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा तो निगेटिव लगा दीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा तो आप पॉजिटिव लगा दीजिए। अगर डिफरेंट आप प्रोसेसेस देखेंगे, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा V, P कांस्टेंट होता है। अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस देख रहे हैं, वर्क डन 0, डेल्टा V 0 है। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू होती है 2.3। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल से सवाल बहुत काम आता है नीट एंड जेईई में, ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा 2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V1 बाई V2। आगे आइए सर, अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये जो ग्राफ बना है किसका है? अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस का बात कर रहे हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा सर? वर्क डन इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। गामा की वैल्यूज अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताएंगे। सर अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, बोलो सर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो आप जहां से शुरू कर रहे हैं आप वहीं अगर पहुंच जा रहे हैं ABCDA, इस केस में अगर आपको वर्क डन लिखना है तो जो भी एरिया इनक्लोज्ड फिगर है वो आपको वर्क डन का मैग्नीट्यूड देगा, पहली बात। और अगर ये फोटो आपका कैसा है, अगर ये फोटो आपका क्लॉकवाइज, अगर ये फोटो आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिएगा, अगर फोटो आपका क्लॉकवाइज है तो निगेटिव वैल्यू वर्क डन का आएगा। जो एरिया इनक्लोज्ड है उस एरिया इनक्लोज का जो वो जो एरिया होगा दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, इंटरनल एनर्जी पे बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर। वैसा एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होगा जो टेम्परेचर की वजह से होगा। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? क्या हो रहा होता है? पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, और पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हो तो उनके पास क्या होता है? उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। उसी काइनेटिक एनर्जी को आप जोड़ते हैं सारा काइनेटिक एनर्जी को, तो जो वैल्यू आता है उसको क्या बोलते हैं? उसका बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए सर, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? वो मॉलिक्यूल का बैंक होता है, बैंक अकाउंट, समझ रहे हैं? जैसे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड डालते हैं ना बैंक में जाके, इस पार्टी उस पार्टी, वैसे ही जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स का बैंक अकाउंट है। तो कितने बैंक अकाउंट में अपनी एनर्जी को मॉलिक्यूल स्टोर कर सकता है उसका बोलते हैं उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिनिमम नंबर ऑफ वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन स्टोर इट्स एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, इज कॉल्ड इट्स व्हाट? डिग्री ऑफ फ्रीडम। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज होता है, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। टोटल अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो 6 होता है, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। अगर आप बात करेंगे हीलियम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और तीनों ट्रांसलेशनल, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। अगर आप, ये क्या है? मोनो एटॉमिक है, मैंने एग्जांपल दिया है। अगर कोई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कोई डायटॉमिक है H2 की तरह तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर CO2 है मतलब पॉलीएटॉमिक है बट लीनियर है, तो इस केस में कहानी जो होगा वो डायटॉमिक की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा सर? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। और अगर कोई पॉलीएटॉमिक है नॉन लीनियर है तो उस केस में दोनों 3-3 हो जाएंगे, ठीक। अब यहां पे ये जो लाइन लिखा है, ये लाइन अगर आपको याद रखोगे एनर्जी आप सारा निकाल सकते हैं कि R/2 एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कि अगर मान लीजिए कोई एक गैस है, उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का 1 मोल का एनर्जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना तो आपको R/2 एनर्जी लगेगा। सब कुछ यूनिटी हो गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मोल बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको R/2 एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एक मॉलिक्यूल है तो वैल्यू K/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहीं से वैल्यू आता है कि आप अगर CV निकालने जाओगे तो FR/2 हो जाएगा, और यहीं से अगर आप डेल्टा U निकालोगे किसी भी टेम्परेचर का तो NCV डेल्टा T हो जाएगा। और किसी भी टेम्परेचर में आपको एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए कि एनर्जी कितना है तो NCV/T, और CV क्या होता है? FR/2। CP इक्वल टू CV प्लस R होता है, अभी हम आगे प्रूफ करेंगे। गामा क्या होता है? CP/CV। गामा की वैल्यू और आप लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। अब काम है इन सबका गामा निकाल के लिख लीजिए, आगे आपको हेल्प होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी पूरी दुनिया में कंजर्व है। अगर इनका कहना है कि आप जो भी एनर्जी दे रहे हैं उसका यूज या तो वर्क डन में हो रहा या तो इंटरनल एनर्जी में सेव हो जा रहा, ठीक है। आप सिस्टम को कोई भी एनर्जी देंगे, आइदर इट विल बी यूज्ड इन वर्क डन और क्या होगा? और वो सेव हो जाएगा कहां? इन एज इंटरनल एनर्जी। आप मान लीजिए आप कुछ खाते हो ना, एनर्जी मिलता है, या तो आप उसका काम करते हो, आप मोटे होते हो, तो यही बात काम ये तो इंटरनल एनर्जी में सेव होकर मोटा हो जाएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात हुई है। प्रोसेस में बात करें थर्मो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T 0 है, डेल्टा T 0 है तो डेल्टा U 0 होगा, और ऑब्वियसली बात है Q इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन आप निकाल सकते हैं। अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है वहां वर्क डन 0 है, वहां पर डेल्टा इक्वल टू Q हो जाएगा, NCV डेल्टा T इक्वल टू Q लिख सकते हैं। आपने अभी तो पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T इक्वल टू। अगर आप बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस का, तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है सर, अगर आप बात करें आइसोबारिक प्रोसेस का, तो आइसोबारिक प्रोसेस के केस में P इक्वल टू 0 होगा, आप Q इक्वल टू अगर आप वर्क डन लिखेंगे तो माइनस ऑफ P डेल्टा V। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो P डेल्टा V को आप NGRT लिख सकते हैं, डेल्टा NGRT, ठीक है। अब यहां से एक वैल्यू हो जाएगा Cp इक्वल टू Cv प्लस R। एक और बात देखिए कि सर आपका जितना भी रिएक्शन होता है सब कहां होता है, सब एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी रिएक्शन में गैसियस पार्टिकल इन्वॉल्व है, अगर आपको उस रिएक्शन में कितना वर्क डन हुआ पर मोल आपको निकालना है, तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ NGRT, ठीक है। ये जो P डेल्टा V का कॉन्सेप्ट था, वो P डेल्टा V इक्वल टू अगर आप कहीं भी रिएक्शन करा रहे हैं तो डेल्टा ऑफ NGRT आपका वैल्यू दे देगा, यहीं से वर्क डन आ गया अगर माइनस ऑफ डेल्टा NGRT, डेल्टा NG की वैल्यू C प्लस D माइनस B प्लस A, जो आप जनरल इक्वेशन पढ़ते हो उसके हिसाब से ABCD आप ले सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आइडियाबैटिक प्रोसेस है आपके पास तो पीवी टू पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा की वैल्यू क्या होती है भाई, Cp बाई Cb पहले बताया था, गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कर सकते हो। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है, इसको अगर आप चेंज करोगे तो टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट में गामा इक्वल टू कांस्टेंट अगर वैल्यू आ रही थी तो इस कांस्टेंट वैल्यू में क्या करना है आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी से एक बार टी का वैल्यू पुट कर देना है, एक बार आपको v का वैल्यू पुट कर देना है, एक बार p का वैल्यू पुट कर देना है, तो आपको दो डिफरेंट फॉर्म में t के साथ इक्वेशन आ जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। जो ग्राफ होता है, दिस ग्राफ इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल ग्राफ। स्टीपर मतलब थोड़ा सा स्लोप ज्यादा होगा। यहां पे क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, ऑब्वियसली हम रिवर्सिबल आइडियाबैटिक का बात कर रहे हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, और आप कह सकते हैं डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन। अगर आप फर्स्ट लॉ में डेल्टा Q इक्वल टू 0 डालेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए सर, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है सर, दो चीज ध्यान रखेंगे। एंथैल्पी की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब अगर सिस्टम को ऐड करोगे एंथैल्पी भी ऐड होगा, और एक स्टेट फंक्शन है। डेल्टा U का भी बात करेंगे तो वो भी क्या था, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था और एक स्टेट फंक्शन था, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। ये भी क्या है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक स्टेट फंक्शन है, ठीक। अब हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जनरली केमिस्ट्री में जितना भी रिएक्शन कराते हैं आप, सब कहां होता है, सब कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर का बात करोगे उसको आप क्या बोलोगे, उसका बोलोगे एंथैल्पी। अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन इट्स एलिमेंटल स्टेट। आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको स्टार्ट करना है एलिमेंटल स्टेट से। एलिमेंटल स्टेट ना थर्मोडी का रेफरेंस पॉइंट होता है, 0,0 ओरिजिन होता है, ठीक सर। तो आप बात कर सकते हैं कि अगर डेल्टा HF का बात करेंगे तो ऑल सबस्टेंस इन एलिमेंटल फॉर्म का डेल्टा HF 0 मानते हैं, H2 N2 O2 X2 NaSO, जो भी बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं ना कि सोडियम मीन सोडियम सॉलिड, ऑक्सीजन मीन O2, वो सब आप एलिमेंटल फॉर्म ही पढ़ते आ रहे हैं। उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, 0 मान के चलते हैं, ठीक है सर। और कभी भी अगर आप एंथैल्पी का बात करेंगे तो एंथैल्पी में 2-3 चीजें स्टैंडर्ड चीज है, 2-3 चीजें कांस्टेंट होगा। एक मोल के लिए बात कर रहे होंगे, पहली बात 298 केल्विन पे बात कर रहे होंगे, दूसरी बात, और तीसरी बात कि 1 बार पे बात हो रहा होगा, सारा का सारा बात, ठीक है सर। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखिए, अगर आप नेक्स्ट बात करेंगे, अगर आपको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखना है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखना है कंबशन के फॉर्म में, डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपको बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्म में करना है तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इधर आप बॉन्ड तोड़ते हैं और इधर आप बॉन्ड जोड़ते हैं, ठीक है। तो तोड़ने में क्या होता है, एनर्जी आपको देना पड़ता है, और जोड़ने में एनर्जी क्या होता है, निकलता है। इसलिए बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आप नेगेटिव में लेते हैं। ये बहुत सारा बॉन्ड एंथैल्पी है, हम आपको समझाते हैं एनसीईआरटी से, आप देख के
लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस आप कंप्लीट कंबशन करेंगे एट 298 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 298 केल्विन एंड 1 बार। जो एनर्जी निकल के आएगा, जो स्टेट्स होगा ना, वो आपको 298 केल्विन एंड 1 बार पे लेना है। जब भी आप कंबशन कर रहे हैं ना, तो जो बोलोगे सर मान लीजिए हम अब आप बोल रहे हैं सर हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मीथेन का कंबशन करेंगे तो क्या निकलेगा? CO2 और H2 निकलेगा ना। तो सर आप बोलोगे यार H2 लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है, कौन सा स्टेट मिले? तो 298 केल्विन एंड 1 बार पे इसका जो स्टेट है हम वो वाला स्टेट पे लेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, डेल्टा ऑफ कंबशन क्या होता है? डेल्टा ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? कि आपको 1 मोल एटम्स प्रोड्यूस करना है आइदर फ्रॉम इट्स सॉलिड फॉर्म और फ्रॉम इट्स बॉन्डेड फॉर्म, उसको आप बोलोगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन क्या होता है? इसका बोलते हैं सॉल्वेशन एनर्जी। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है, इसको आप क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है सर, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन का अगर आप बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन होगा कि जब आप 1 मोल सॉल्यूट को एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे या 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या होता है सर? अगर आप डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन का बात करेंगे तो फेज चेंज का एंथैल्पी है 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड से लिक्विड लेके आएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वो टेम्परेचर कौन सा होगा? वो टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसको आप क्या बोले? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? 1 मोल सब्सटेंस को आप लिक्विड से सॉलिड बनाएंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट, उसको आप क्या बोलेंगे? उसका बोलोगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन क्या होगा? 1 मोल सब्सटेंस को आप सब्लाइम करेंगे एट इट्स सब्लाइमिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसमें जो एंथैल्पी यूज होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसका बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी 2 लोगों का होता है। अगर आपका डायटोमिक सिस्टम है, आप कोई भी एनर्जी सप्लाई करिए, कोई भी एनर्जी सप्लाई करिए, ये बॉन्ड टूटा और जैसे ही बॉन्ड टूटा आप क्या कर देंगे? ये एक ही बॉन्ड था, एटम फॉर्म में बन गया, आप क्या बोले? उसको बॉन्ड एनर्जी बोले, खत्म कहानी। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक सिस्टम है, ठीक, अगर आप बात करें आपके पास CH4 है, तो अगर आप पहला बॉन्ड तोड़ोगे CH3 डॉट प्लस H डॉट बनेगा, आपने कुछ एनर्जी दिया, ठीक, प्लस E1 दिया सपोज, दूसरा बार में आपको CH2H, अब ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू अलग होगी और ऐसे ही करते करते तीसरे में भी वैल्यू अलग होगी। तो यहां पे हम क्या करते हैं? यहां पे हम एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं कि तीनों केस में वैल्यू अलग अलग आती है, इसीलिए हमने क्या किया? हमने एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी निकाला। ठीक है सर। हेस लॉ क्या होता है? हेस लॉ क्या, सिंपल सा बात है, आपने पढ़ा डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच एक पाथ फंक्शन नहीं, एक स्टेट फंक्शन है। तो आप किसी भी प्रोसेस से अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और अगर आप A टू E ही जा रहे हैं तो सबका जो सम ऑफ हीट है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप A टू E जा रहे हैं तो आप A टू B, B टू C, C टू D, D टू E गए, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा, अगर आप सीधे A टू E चले गए तो यहां जो एंथैल्पी होगा सबके सम के बराबर होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 सबके बराबर होगा। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते, एंट्रोपी। एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है, एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। नेचर सपोर्ट करता है रैंडमनेस को। जैसे कि आप मान लीजिए ना, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी नेचुरल है, आप जब घर से निकलेंगे ना, वापस से आप कमरे में जाएंगे तो आपका कमरा तितर बितर रहेगा, बुक्स कहीं है, जूते कहीं है, आपका कपड़ा आपके बेड पे है, जूता आपका बुक्स के ऊपर है, ऐसा आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेचर में चीज देखेंगे तो रैंडम बढ़ता रहता है, नेचर सपोर्ट्स रैंडमनेस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे सर। तो उसी रैंडमनेस को अगर आप काउंट करते हैं उसका बोलते हैं डिग्री ऑफ रैंडमनेस की जो वैल्यू होती है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी। यहां पे टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए अगर आप बात करेंगे कि अगर आपको डेल्टा एस फॉर फ्यूजन बताना है तो इसकी जो वैल्यू होती है कितना होगा? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, हाँ है ना, और डिवाइड बाई जो भी टेम्परेचर था, कौन सा? मेल्टिंग पॉइंट वाला। वैसे अगर आपको डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन बताना है तो आप क्या करेंगे? डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन
और टेम्परेचर कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट वाला। अगर किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में आपको डेल्टा एस बचाना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिएक्शन, तो जो भी आपका वर्क डन आपने पढ़ा था, क्यू तो वर्क डन के वहां पे आप क्या करिए, डिवाइड बाई टी कर दीजिए। अभी पढ़ा था ना आपने वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू होगा, ठीक। तो सर माइनस ऑफ 2.303 nRT log V1 बाई V2 बाई, अगर आपको एक मोल के लिए निकालना है तो n, और किस टी तो टेम्परेचर आइसोथर्मल तक कट जाएगा, ठीक है। आ जाइए सर, अब बात करते हैं, अगर आप डेल्टा एस निकालना है फ्यूजन के लिए, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि रैंडमनेस आप इंक्रीज कर रहे हैं। डेल्टा एस अगर निकाला है वेपोराइजेशन के लिए, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, रैंडमनेस आप इंक्रीज कर रहे हैं। डेल्टा एस अगर आपको निकालना है सब्लिमेशन के लिए, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, रैंडमनेस आप इंक्रीज कर रहे हैं। फेज चेंज के लिए जब भी सॉलिड इज लेस रैंडम, लिक्विड इज मोर देन सॉलिड एंड गैस इज मोस्ट रैंडम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रैंडमनेस इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई रिएक्शन है और अगर उस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है आपको, डेल्टा एनजी लिखना है, तो सर डेल्टा एस लिखना है। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा डेल्टा एस, डेल्टा एनजी अगर निगेटिव है तो निगेटिव होगा आपका एंट्रोपी चेंज, और डेल्टा एनजी अगर जीरो है तो कोई सिग्निफिकेंट, ऐसा नहीं चेंज नहीं होगा, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज है। और एक और चीज देखिए, अगर आप एटॉमिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में तो डेल्टा एस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर अगर इस रिएक्शन में पूछे डेल्टा एस कैसा है, इसका आपको डेल्टा एनजी निकालेंगे, डेल्टा एनजी निकालने के लिए आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन चाहिए, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक सर। तो यहां क्या होगा, एस और हाफ कितना होगा बताइए, डेल्टा एनजी हो जाएगा आपका प्लस हाफ, पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव। अगर आप यहां बात कर रहे हैं डेल्टा एनजी क्या है सर, जीरो, बट अगर गैस का बात करेंगे तो गैस के केस में एटॉमिसिटी इंक्रीज हो गया, एटॉमिसिटी 2 था, एटॉमिसिटी 3 था, तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए एंट्रोपी चेंज यहां पे कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आपसे कोई पूछे सर एंट्रोपी चेंज के लिए कितना हीट देते हैं, तो यहां से अगर आप डेल्टा क्यू निकालेंगे ना, दैट इक्वल टू डेल्टा एस इनटू टी, तो ये क्यू कहां गया था, ये क्यू गया था कहां, एंट्रोपी चेंज में। आ रहा बात समझ में, हाँ सर, ग्रेट। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भाई फर्स्ट लॉ 2-3 चीज नहीं कर पाया था। फर्स्ट लॉ जो था बस बताया था क्या, फर्स्ट लॉ वाज जस्ट कांस्टेंट एट व्हाट, कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन नहीं बता पाया था, कितना एफिशिएंट रिएक्शन होगा वो भी नहीं बता पाया था। सेकेंड लॉ क्या किया, सेकेंड लॉ सबसे पहले तो डायरेक्शन का बात किया और एफिशिएंसी का बात किया। ये बोला गया ऑल हीट कैन नॉट बी चेंज इनटू वर्क डन ड्यूरिंग द रिएक्शन, कुछ ना कुछ हीट होगा ही, कहां चेंज, एंट्रोपी चेंज में कुछ ना कुछ हीट आपका जाएगा ही जाएगा। यहीं से कह सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, कभी 1 के बराबर नहीं होगा। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है डेल्टा एच का और डेल्टा जी का। आप किसी भी, ये यूजेबल एनर्जी है और ये टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना है किसी भी रिएक्शन के लिए तो आप डेल्टा जी बाई डेल्टा एच कर सकते हैं। डेल्टा एच इज टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल, डेल्टा जी इज फ्री एनर्जी, जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। डेल्टा जी की ये एक और बात ध्यान रखेंगे, जो डेल्टा जी है ये क्या है सर, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर आप सिस्टम ऐड करेंगे तो जिस रेशियो में ऐड करेंगे उस सिस्टम में डेल्टा जी भी ऐड होगा। और अगर आप बात करेंगे, ये भी कैसा है, ये भी आपका स्टेट फंक्शन है। डेल्टा जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, कैसे भी कराइए डेल्टा जी सेम एज डेल्टा एच, क्योंकि ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी स्टेट फंक्शन है। डेल्टा जी की वैल्यू होती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव है, रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपका डेल्टा जी निगेटिव है, रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर आपका डेल्टा जी जीरो है, मतलब ये वैसा केस है जहां रिएक्शन कहां है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां है सर, रिएक्शन अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो रिएक्शन ऑलरेडी कहां है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। एक और चीज देखिए सर, 3 केस है डेल्टा जी की, अगर आपको वैल्यू निकालनी है 3 केस है सर डेल्टा एच पे, डेल्टा एच और डेल्टा एस। अगर ये भी, ये अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी आपकी, डेल्टा जी ऑल की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे, किसी भी पार्ट में पुट करोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अगर आप पुट कर रहे हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। रिएक्शन आपका हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक।
दूसरा अगर बात करेंगे, बेटा एक बात करो जाके ना, वैसा रिएक्शन आप देखिए जहां डेल्टा एच भी निगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव हो। अगर आप बात करेंगे कंबशन रिएक्शन, आप बात करेंगे C प्लस हाफ O2 फॉर्म CO, ये ऐसा रिएक्शन है जहां डेल्टा एच, ये सॉलिड है कार्बन, जहां डेल्टा एच क्या है आपका, डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस क्या है आपका, डेल्टा एस पॉजिटिव है। दूसरा देखते हैं सर, डेल्टा एच तो निगेटिव हो, बस डेल्टा एस भी निगेटिव हो, तो अगर आप बात करेंगे तो लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन तो होगा स्पॉन्टेनियस। क्यों सर? क्योंकि ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो तो पॉजिटिव छोटा है। अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर आप हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जांपल देखिए सर, CO प्लस हाफ O2 फॉर्म CO2, इसका डेल्टा Ng क्या है सर, निगेटिव, और एक कंबशन रिएक्शन है तो इसका डेल्टा H भी क्या होगा, निगेटिव होगा। नेक्स्ट देखिए सर, अगर आप बात कर रहे हैं ये तो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ध्यान से देखिएगा, एट लो टेम्परेचर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसलिए इसका एग्जांपल मिलना थोड़ा सा आपके लिए क्या है, स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, इसलिए इसका एग्जांपल मिलना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए, अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो बेटा लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव हो जाएगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और ये कैसा होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए आपका काम है, इसका एग्जांपल खोज के रखिए कि डेल्टा, हम आपको बता ही देते चलो कि अगर आप CaCO3 को हीट करते हैं ना, वो जो रिएक्शन है उसका डेल्टा एस पॉजिटिव, इंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। हाई टेम्परेचर पे वैसा रिएक्शन, जनरली जो थर्मल डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन है वो यहां आते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, और वहां से कोई ना कोई गैस पार्टिकल आपको बन के देगा। ठीक है सर। चलिए लास्ट लिखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी एट 0 केल्विन, एट परफेक्ट 0, एट 0 केल्विन, ठीक है, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन रैंडमनेस ऑफ, रैंडमनेस बोल लीजिए और आप एंट्रोपी बोल लीजिए, एस, एंट्रोपी भी बोल सकते हैं आप, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल मतलब टेम्परेचर भी 0 होना चाहिए और क्रिस्टल भी कैसा होना चाहिए, ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल इज इक्वल टू 0। अगर ये क्रिस्टल भी परफेक्ट नहीं है फिर भी आपका रैंडमनेस 0 नहीं होगा। ठीक है सर। तो आपको अगर एंट्रोपी 0 करना होगा तो आपको क्या चाहिए, क्रिस्टल भी परफेक्ट चाहिए, एकदम परफेक्ट। अगर आप CO ही खेल रहे, मान लीजिए आपका अगर CO का ही बनाया आपने, तो अगर आप कहानी ऐसा कर दोगे ना तो फिर परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में एंट्रोपी आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडी बोलता था। ठीक है सर, ये तो था थर्मोडी और थर्मोसी। जाइए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।